Subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 20th June of 2020 and it's a Wednesday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. आज की पहली न्यूज़ जो हम देखेंगे वो है इंडिया चाइना एग्री टू ईज स्टैंड ऑफ। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में रोज़ ही कोई न्यूज़ आ रही है कि दोनों के बीच मीटिंग हुई है और दोनों चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी पीछे पीछे होंगे, ऐसा मीटिंग में बात हुई है। दोनों क्या कहते हैं दोनों के बीच रिजॉल्व हो गया डिस्प्यूट। तो उसके बारे में ये न्यूज़ निकली है कि इंडियन एंड चाइनीज़ ट्रूप began a partial disengagement from some of the standoff points from along the line of actual in ईस्टर्न लद्दाख। कि क्या कहते हैं उन लोगों ने पीछे कर लिया अपनी आर्मी LAC से, जो क्या कहते हैं LAC पे आके वो क्या कहते हैं जो डिस्प्यूट हो गया था उस पर दोनों आर्मी LAC पे खड़ी हो गई थी, तो उसको अब उन लोगों ने पीछे करने का डिसीजन लिया है। A series of ground level military talks are due held over the next 10 days beginning Wednesday। क्या कहते हैं जो मीटिंग हुई थी सैटरडे को, उसमें कहा गया था कि 10 और टॉक्स होंगी, मिलिट्री टॉक्स होंगी। क्या कहते हैं वेडनेसडे इस आने वाले वेडनेसडे से शुरू होंगी। वो क्या कहते हैं इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए होंगी और कई लेवल पे होंगी। इसमें यह भी बताया गया कि मेजर जनरल टॉल लेवल टॉक्स वर शेड्यूल्ड ऑन वेडनेसडे, कि वेडनेसडे को मेजर जनरल टॉक्स शेड्यूल्ड हैं, जो क्या कहते हैं होंगी पेट्रोलिंग पॉइंट PP-14 पे, जो गलवान एरिया में है। जो और ये और भी टॉकें होंगी जैसे कर्नल टॉक, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, दोनों आर्मियों के, इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के, ये लोग बात करेंगे एक दूसरे में, मिलिट्री टॉक्स होंगी। जो कि ये डिसीजन लिया गया मोल्डो चुशुल एरिया में जो टॉक हुई थी सैटरडे को, उसमें ये डिसीजन लिया गया था। इंडिया विल कंटिन्यू टू हैव अ मेजर बिल्डअप अंटिल चाइना विड्रॉज द बिल्डअप डन देयर। ऐसे में ये भी कहा गया है कि इंडिया अपना जो काम चल रहा है LAC पे, कि जो रोडें बन रही है वो इंडिया तब तक बनाता रहेगा जब तक चाइना ने जो पहले से बना लिया है वहाँ पे तो उसको विड्रॉ ना करे, उसको हटाए नहीं, तब तक इंडिया भी अपना बनाता रहेगा। द इंडियन आर्मी इज़ फुली प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग एंड परमानेंट डिप्लॉयमेंट इफ़ द PLA डजंट ट्रीट। तो इसमें यह भी कहा गया है कि इंडियन आर्मी भी पूरी तरह तैयार है कि जब तक वो क्या कहते हैं पीपल लिबरेशन आर्मी PLA पीछे नहीं करेगी, रिट्रीट नहीं करेगी, तब तक इंडियन आर्मी भी रिट्रीट नहीं करेगी। इसमें ये बताया गया है। आज फिर से देख लेते हैं LAC के बारे में थोड़ा। आप हमारे क्वेश्चन आर क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन आर टाइप करके क्या कहते हैं सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ आपको उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाकुला एक सेक्टर वो पास है जो 5000 मीटर ऊपर है मीन सी लेवल से सिक्किम में। ये क्या कहते हैं मुगुथंग के आगे पड़ता है, जो एक रिवर तीस्ता का सोर्स है मुगुथंग, उसके आगे जाने पे पड़ता है। सिक्किम में 2 और पास हैं। मैंने कल कहा भी था कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सिक्किम में 2 और पासों का क्या नाम है, नाथुला पास और जेलेपला पास। पेंगोंग टिसू लेक जो है, पेंगोंग टिसू लेक वो 135 किलोमीटर लंबी है। उसका 45 किलोमीटर स्ट्रेच जो है 45 किलोमीटर वो इंडिया के अंदर आता है और 90 किलोमीटर चाइनीज़ कंट्रोल में है। और ये बनाया गया था टेथिस जियोस लाइन के द्वारा इसे बनाया गया था। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है और इंडिया चाइना बॉर्डर के लगभग 3500 किलोमीटर है लॉन्ग बाउंड्री है ये। इसको क्या कहते हैं मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है, जो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया था। इसके बीच में तो हमेशा ही चलता आया है वॉर, डिस्प्यूट हमेशा ही से है। जैसे 1957 में जब चाइना ने ऑक्यूपाई किया था अक्साई चीन को, उसके बाद 1962 के बाद यहाँ पे वॉर के बाद वहाँ पे क्या कहते हैं LAC बना दिया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो एक मिलिट्री हेडलाइन है जहाँ पे दोनों साइड की आर्मी रहती हैं। इसको रिज़ॉल्व करने पे, इस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने की भी कई बार कोशिश की गई। जैसे 2 कंट्रियों के बीच में टॉक चालू हुई 1976 में, लेकिन 8 राउंड के बाद 1987 में ये भी ख़त्म हो गई। फिर 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी उस वक्त जो थे, उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की घोषणा की थी बॉर्डर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। फिर 1993 में एग्रीमेंट पास हुआ। उसके बाद 1996 में एग्रीमेंट पास हुआ ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की, इसको रिजॉल्व करने। फिर 2003 में 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव गए दोनों जगहों के की बात करने के लिए, हर जगह से एक, दोनों जगह से, इंडिया से भी एक और चाइना से एक, इस बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए। फिर 2009 में भी 17 राउंड की टॉक हुई, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया।
इस वक्त जो NSA के अजीत डोभाल हैं वो स्पेशल एनवॉय हैं इस टॉक को करने के लिए। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट, ये भी एक टर्म था उस न्यूज़ में। बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स आर लोकेशन अलॉन्ग द डिस्प्यूटेड साइनो इंडियन बॉर्डर। ये लोकेशन है साइनो इंडियन बॉर्डर पे जहाँ पे बोथ आर्मीज होल्ड सेरेमोनियल एंड प्रैक्टिकल मीटिंग टू रिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज एंड इम्प्रूव रिलेशन। ये ऐसे पॉइंट है, लोकेशंस हैं जहाँ पे दोनों आर्मी के चीफ या कहते हैं जो आर्मी चीफ होते हैं वो मिलते हैं और बात करते हैं इस बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए। इसमें यही सब यहाँ इन लोकेशन में इन चीज़ के लिए ये काम यहाँ आती है। देयर आर 5 मीटिंग पॉइंट्स, टोटल 5 मीटिंग पॉइंट्स है इंडो और चाइना बॉर्डर के लिए। दो इंडियन यूनियन टेरेटरी है लद्दाख में, और एक सिक्किम में है और 2 अरुणाचल प्रदेश में। उनमें से ये चुशुल और स्पैंगुर गैप वो लेह डिस्ट्रिक्ट में है लद्दाख रीजन में। फिर एक है नाथुला जो सिक्किम में है, माउंटेन पास है वो सिक्किम में, वंस पार्ट ऑफ द हिस्टोरिक सिल्क रोड। वो एक बार पार्ट था सिल्क रोड का, भी एक बार पार्ट हो चुका है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इन चाइना एंड इंडिया। फिर तीसरा है बमला पास। बमला पास इज़ ऑल्सो अ माउंटेन पास जो तवांग डिस्ट्रिक्ट के पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के, जो लगभग 82 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ऑफ तवांग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, इतनी ऊंचाई पे है, 4613 मीटर की ऊंचाई पे है बमला पास। फिर आता है किबिथू। ये किबिथू इज़ इन द एन्जॉय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये भी किबिथू भी अरुणाचल प्रदेश में होता है और इसको 2015 में ओपन किया गया है। दौलत बेग ओल्डी ये लद्दाख रीजन में है और ये भी 2015 में ओपन किया गया है। अ ताइवेंडियन अ चाइनीज़ मिलिट्री कैंप इज़ ऑन द चाइनीज़ साइड नियर द डेप्संग प्लेन्स इन द रीजन्स ऑफ अक्साई चीन। ये अक्साई चीन जहाँ पे LAC है वहीं पे ये है। एन एरिया कंट्रोल बाय चाइना बट क्लेम्ड बाय इंडिया। इट इज़ द हाईएस्ट मीटिंग पॉइंट। ये सबसे ऊंचाई पे है जो ऐसा मीटिंग पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। अब देखते हैं अगली न्यूज़। सोशल वैक्सीन इज़ द नीड ऑफ द आवर, ऐसा हर्षवर्धन ने कहा है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि सोशल वैक्सीन जो है वो इस वक्त की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा कि कल केस 8827, इस न्यूज़ में दिया है कि 8827 केस आए हैं दिल्ली को छोड़ गए, क्योंकि जब प्रिंट हुआ डाटा तो उसके बाद दिल्ली का डाटा है। तो इसमें ऐसा कहा गया कि इतने केस आए और उसमें से 246 लोगों की मौत हुई है 24 आवर्स के अंदर। इंडिया इज़ इन मच बेटर पोजीशन दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ऐसा इसमें कहा गया कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया काफ़ी अच्छी पोजीशन में है बाकी कंट्रियों के अपेक्षा। इसमें ऐसा बताया गया है। इसमें कहा गया कि सोशल वैक्सीन, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड यूजिंग मास्क फेस कवर्स इज़ द नीड ऑफ द आवर। कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रहे और हैंड हाइजीन, बार बार हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइज करें और मास्क यूज़ करें, फेस कवर्स यूज़ करें। ये इस समय की ज़रूरत है और सबको करना चाहिए, तभी हम इस कोरोना को क्या कहते हैं हरा पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि केसेस की टैली पहुंच चुकी है 2,74,000 पहुंच चुकी है। और क्या कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कल लगभग 1.5 लाख केसेस की सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं, थोड़ा देख लेते हैं सोशल वैक्सीन के बारे में। सोशल वैक्सीन, इट इज़ अ metaphor for a series of social and behavior measures that government can use to raise public consciousness about unhealthy situation। ये एक सोशल और बिहेवियर मेजर्स है जो गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है पब्लिक को कॉन्शियसनेस की अनहेल्दी सिचुएशन के लिए यूज़ कर सकती है। दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू सोशल मोबिलाइजेशन। सोशल मोबिलाइजेशन इज़ अ process whereby people are organized in order to enable them to collectively think and act upon their development। कि एक सोशल मोबिलाइजेशन एक प्रोसेस है जब लोग अपने बारे में सोचते हैं और अपने डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इट कैन एम्पावर पॉपुलेशन टू रेजिस्ट अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, इंक्रीज रेजिलेंस एंड फोस्टर एडवोकेसी फॉर चेंज। और सोशल वैक्सीन एड्रेस बेरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ बिहेवियर चेंज and supplements information, education and communication with targeted social and behavioral। इसमें ये बताया गया है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ सोशल वैक्सीन ड्यूरिंग पैंडेमिक। सोशल वैक्सीन के द्वारा क्या पैंडेमिक में हमें शायद इफ़ेक्ट करता है, ये इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा।
सोशल वैक्सीन से पेंडेमिक में। व्हेन अप्लाइड टू पेंडेमिक द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल वैक्सीन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिसमिनेशन एंड अपटेक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल इन्फेक्शन रिस्क एंड मेथड्स टू रिड्यूस द रिस्क। कि इससे रिस्क कम होगा और क्या कहते हैं एक दूसरे के बीच में जब सोशल वैक्सीन रहेगी तो क्या कहते हैं इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम होंगे। तो इसमें ये इफ़ेक्ट होता है। एक हो इसमें ये भी कहा गया है कि उगांडा एंड थाईलैंड यूज SBCC स्ट्रेटेजीज इफेक्टिवली ड्यूरिंग द HIV एड्स ब्रिंग्स टू डाउन द इंसिडेंस ऑफ HIV इन्फेक्शन। कि उस वक्त उन्होंने भी सोशल वैक्सीन का यूज़ किया था जिससे HIV जैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। दिस कंट्री डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ एन इफेक्टिव सोशल वैक्सीन हेल्प फ्लैटन द कर्व। इन्होंने दिखाया कि कैसे एक सोशल वैक्सीन इस कर्व को इन्फेक्शन के कर्व को फ्लैटन कर सकता है। सोशल वैक्सीन एमिट्स COVID-19 द स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम कंट्रोलिंग HIV एड्स पेंडेमिक कैन बी इनोवेटिवली अडेप्टेड फॉर द करेंट पेंडेमिक। जो स्किल्स यूज़ किए गए हैं HIV एड्स जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए तो वो इस पेंडेमिक कोरोना पेंडेमिक में भी यूज़ किए जा सकते हैं और वो भी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब देखते हैं अगली न्यूज़। Twitter to test Napier fleets in India. Fleets in India allow us users to post fleeting thought that will disappear after 24 and cannot be retweeted or liked. इसमें कहा गया इस न्यूज़ में कि ट्विटर भी फ्लीट ऑप्शन अपने में लाने वाला है। जैसे स्टोरी पोस्ट, जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या फेसबुक में स्टोरी पोस्ट आते हैं वो 24 घंटे के बाद डिसअपेयर हो जाते हैं। तो वो उस तरह का फीचर ट्विटर भी अपने उसमें लाने वाला है। स्टोरी फीचर्स ऑफर्ड बाय सोशल, वही सब बताया गया इसमें। ये जो फ्लीट फीचर होगा, फ्लीट फ्रॉम द अकाउंट वन फॉलोज विल अपीयर ऑन द टॉप ऑफ वंस टाइमलाइन। टू क्रिएट अ न्यू फ्लीट यूजर्स विल नीड टू टैप ऑन द प्रोफाइल पिक्चर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड टाइप इन अ मैसेज और ऐड अ फोटो और वीडियो एंड टैप फ्लीट टू पोस्ट। और क्या कहते हैं फ्लीट ऑप्शन ट्विटर में यूज़ करने के लिए आपको उसका क्या कहते हैं अकाउंट फॉलो करना होगा, तभी आप उसके स्टोरी देख पाएंगे, फ्लीट देख पाएंगे। और क्या कहते हैं इसको करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल कैसे करेंगे वही सब इसमें लिखा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा मेजर है, लेकिन आप क्या कहते हैं तभी उसको मैसेज कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं उसके फ्लीट पर जब उसने क्या कहते हैं पब्लिक मैसेज ओपन कर रखा होगा, तभी आप उसको रिएक्ट कर सकते हैं उस फ्लीट पे, या नहीं तो नहीं कर सकते। कांग्रेस लीडर अर्जेस एनएचआरसी टू इंटरवीन इन दिल्ली हेल्थ क्राइसिस। कांग्रेस लीडर का कहना है कि एनएचआरसी को इंटरवीन करना चाहिए दिल्ली के हेल्थ क्राइसिस में। इसमें कहा गया कि नेशनल एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अर्जिंग इट्स इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट पब्लिक लाइफ इन दिल्ली इन व्यू ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ एंड गवर्नमेंट क्राइसिस। इसमें कहा गया कि एनएचआरसी को इंटरवीन करनी चाहिए पब्लिक लाइफ को बचाने के लिए दिल्ली में, और क्या कहते हैं इस हेल्थ और अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ और गवर्नमेंट क्राइसिस को दूर करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि इसमें 12% ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट और 8% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 7% ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल बेड जो हैं वो क्या कहते हैं ऑक्यूपाइड है, और क्या कहते हैं सिर्फ COVID-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए है। इसमें यही बताया गया है। देखते हैं अगली न्यूज़। हाँ, BEML's इंटरनल डाटा स्टाफ ईमेल IDs हैक लीक्ड ऑन डार्क वेब। इसमें बताया गया BEML जो है क्या कहते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, उसके कहते हैं इंटरनल डाटा और उस स्टाफ की ईमेल और IDs हैक कर ली गई हैं डार्क वेब के द्वारा। ऐसा माना जा रहा है कि ये साइबर अटैक पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। साइबर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान द ऑफिशियल ईमेल IDs ऑफ 7 एम्प्लॉयज़ ऑफ एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU के जो PSU हैं उनके 7 क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ की ID हैक कर ली गई है और उसको डार्क वेब पे क्या कहते हैं लीक कर दिया गया है। ऐसे ही BML का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, वहाँ के भी कई बिजनेस ऑफिसर्स जैसे वहाँ पे क्रूशल से बिजनेस वर्टिकल्स हैं, डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स हैं, इंडियन रेलवे प्रोडक्ट्स हैं, मेट्रो रेल कार्स हैं। तो BMLs के भी कई एम्प्लॉयज़ की ID हैक कर ली गई है और वहाँ का डाटा क्या कहते हैं डार्क वेब पर लीक कर दिया गया है। ये लीक वो बताई गई है साइबर इनकॉर्पोरेशन के द्वारा, जो ग्लोबल साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो क्या कहते हैं उसने बताया कि R3DR0X एक पाकिस्तानी हैकर है, उसने ये लीक किया है। लेकिन इस न्यूज़ में आगे ये भी बताया गया है कि
फिर आगे के दिन में उससे कांटेक्ट किया गया, उससे पूछा गया उस हैकर से, तो उसने कहा कि हमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नहीं है कि किसने किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसी ने किया है, पाकिस्तानी हैकर R3DR0X के। द ऑफिशियल ऑल्सो स्टेट दैट ऑल डिवाइसेस बीइंग यूज्ड फॉर इंटरनल एक्सेस एट रिमोट लोकेशन हैव बीन सेग्रीगेटेड फ्रॉम द बिजनेस नेटवर्क, कि सबको सेग्रीगेट कर दिया गया था बिजनेस नेटवर्क से और फिर लीक हुई है इस डाटा की। देखते हैं थोड़ा डार्क नेट के बारे में, देख लेते हैं क्या होता है डार्क नेट। डार्क नेट है द डार्क नेट रिफर्स टू इनक्रिप्टेड नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट दैट आर नॉट इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन्स, जैसे गूगल्स। ये इस तरह का सर्च इंजन नहीं है जैसे गूगल याहू, इन सब की तरह नहीं है, ये दूसरी तरह का सर्च इंजन है। इट इज़ अ लेयर ऑफ द इंटरनेट एक्सेसिबल ओनली बाय यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर लाइक टॉर और I2P, टॉर द ओनियन रूटर या I2P इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं, इनके द्वारा ही ये एक्सेसिबल है, इन दो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही। दीज आर नेटवर्क दैट आर ओनली अवेलेबल टू सेलेक्ट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ये सिर्फ कुछ ग्रुप्स के लिए अवेलेबल होता है, सब लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इंक्लूड्स हार्मलेस प्लेसेस सच एज एकेडमिक डाटाबेस एंड कॉर्पोरेट साइट, इसमें जैसे एकेडमिक डाटाबेस होते हैं और कॉर्पोरेट साइट्स इसमें होती हैं, एज वेल एज दोज विद शेडियर सब्जेक्ट सच एज ब्लैक मार्केट, फेटिश कम्युनिटी एंड हैकिंग एंड प्राइवेसी, इस सब में ये सब होता है। द टर्म डार्क नेट एंड डार्क वेब आर occasionally used interchangeably but with subtle or differences in meaning. Dark net is a network built over the internet, whereas dark web refers to website on the dark net. डार्क नेट एक नेटवर्क है जो क्या कहते हैं इस तरह के नेटवर्क बनाता है जहाँ पे वो क्या कहते हैं स्पेशल लोग ही कर सकते हैं, हर कोई वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। और डार्क वेब वहाँ की वेबसाइट्स को कहा जाता है, उस वेबसाइट को जो डार्क नेट पे वर्क करती है। डार्क नेट, डार्क वेब और सरफेस वेब। डार्क नेट इज़ कॉमनली कन्फ्यूज विद डार्क वेब। द डीप वेब रिफर्स टू इंडेक्स साइट विच आर अनसर्चेबल, और डीप वेब जो है, डीप वेब वो ऐसी साइट्स हैं जो कहते हैं अनसर्चेबल है, जिनको सर्च नहीं किया जा सकता। इन मोस्ट केसेस दीज साइट्स आर प्रोटेक्टेड पासवर्ड्स, इनको पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया जाता है। पार्ट ऑफ द www which is not indexed by search engine like Google is deep web and it is about 500-600 times larger than the surface web. ये इतना बड़ा है, सरफेस वेब से लगभग 500-600 टाइम्स बड़ा है। सरफेस वेब क्या होता है, ये भी इसको विजुअल वेब भी कहा जा सकता है। इंडेक्स वेब, इंडेक्सिबल वेब और लाइट नेट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज़ रेडली अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक एंड सच वेब विद स्टैंडर्ड वेब बिजनेस। ये सरफेस वेब नॉर्मल सर्च इंजन जैसे कहते हैं गूगल, याहू, ये सब हैं, इन सबको ये सरफेस वेब कहे जा सकते हैं क्योंकि ये जनरल पब्लिक के द्वारा एक्सेसिबल है और सर्च किए जा सकते हैं। यूज़फुलनेस ऑफ द डार्क नेट, टू इनका यूज़ क्या किया जा सकता है डार्क नेट का, टू अवॉइड सेंसरशिप को अवॉइड करने के लिए किया जा सकता है। इंडिविजुअल्स विद क्लोज सोसाइटीज एंड फेसिंग एक्सट्रीम सेंसरशिप कैन यूटिलाइज द डार्क नेट टू कम्युनिकेट विद अदर्स आउटसाइड ऑफ देयर सोसाइटी। और क्या कहते हैं एनोनिमिटी और सिक्रेसी के लिए यूज़ किया जा सकता है। यूजफुल फॉर वेसल ब्लोअर्स एंड जर्नलिस्ट टू मेंटेन सिक्रेसी इन कम्युनिकेशन एंड लीकिंग एंड ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, लीकिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इन सब के लिए ये डार्क नेट यूज़ किया जा सकता है। अब देखते हैं आगे की न्यूज़। आज का एडिटोरियल देखेंगे। आज का पहला एडिटोरियल है रॉन्ग प्रायोरिटीज़। बाय ओपनिंग अप रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप नाउ इंडिया रिस्क हाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन। इसमें एडिटोरियल में बताया गया है कि इंडिया में रिलीजियस प्लेसेस जो खोल दिए गए हैं उससे रिस्क और बढ़ने की चांसेस बढ़ गए हैं। कहते हैं हाई कम्युनिटी रिस्क हो गया है, जिससे इन्फेक्शन और बढ़ेंगे और ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे और ख़तरा बढ़ने के चांसेस बढ़ चुके हैं रिलीजियस प्लेसेस को खोलने से। इसमें ये लिखा है समथिंग्स आर बेटर केप्ट फॉर लेटर ड्यूरिंग अ पेंडेमिक एंड पब्लिक वर्कशिप इज सर्टेनली वन ऑफ दैम। इसमें कहा गया कि जो कुछ चीज़ें हैं जिनको पेंडेमिक ख़त्म होने के बाद ही खोलना चाहिए, उनमें से एक चीज़ रिलीजियस प्लेसेस भी है, क्योंकि यहाँ पे मास गैदरिंग होती है जिसके कारण रिस्क बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि यूएस में 200 लोगों के बीच में क्या कहते हैं एक पोल किया गया, जिसमें से 43% लोगों ने कहा कि कहते हैं रिलीजियस प्लेसेस जो हैं, रिलीजियस सर्विस हैं, उनको क्या कहते हैं 3 मंथ के लिए या 1 साल के लिए तक नहीं खोलना चाहिए। क्या कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मास रिलीजियस गैदरिंग होती है, यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे ये
केसेस बढ़ सकते हैं और उनके बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो पाएगी, और क्या कहते हैं, और ये एम्पलीफाई करेगी कोविड-19 पैंडेमिक को, ये बढ़ावा देगी कोविड-19 पैंडेमिक को, क्योंकि इन्फेक्शन इसके कारण बढ़ते ही जाएंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि इवन विथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ई पासिस, डिस्टेंस मार्केटिंग एंड यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बाय स्टाफ, इन सब का यूज़ करने से भी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं या ई पास या डिस्टेंस मार्केटिंग करें, इन सब करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्या कहते हैं, अगर रिलीजियस प्लेसेस खुलेंगे तो मास गैदरिंग होगी और क्या कहते हैं, इन्फेक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। द प्रायोरिटी टुडे इज़ टू रिपोर्ट इकोनॉमिक सेफली वाइल पोस्टपोनिंग all optional activities at a time when there is a better disease control and prevention and treatment courses are available। कि इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या कहते हैं, इकनॉमी को बढ़ावा देना है, कि इकनॉमी हमारी फिर से बूस्ट हो, उसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि रिलीजियस प्लेसेस खोल के इस पैंडमिक को और बढ़ावा दें कि और इन्फेक्शन बढ़े। तो ये नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं, इस वक्त हमें देखना चाहिए कि डिसीज़ कैसे कंट्रोल होगी, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा और कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उस पर देखना चाहिए, ना कि हमें इन्फेक्शन बढ़ाना चाहिए रिलीजियस प्लेसेस खोल के। ये सब इसमें बताया गया। इट मस्ट शो दैट पॉलिटिकल विल टू इन्फोर्स नॉर्म्स ऑन पब्लिक बिहेवियर सच एज मास्क वेयरिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग। और ऐसा भी देखना चाहिए कि लोग बाहर जो जाएँ उनको मास्क पहने ही रहें और क्या कहते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी उनके बीच में रहें। ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज मस्ट बी डिवोटेड टुवर्ड्स प्रोडक्टिव एंड एसेंशियल वर्क। इसमें यह भी कहा गया कि जो यूज़ आप कर रहे हैं रिसोर्सेज का इन सबको खोलने के लिए, उससे अच्छा आप इन रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव और क्या कहते हैं, इसेंशियल वर्क के लिए यूज़ करें। जैसे लोग जो आए हैं, वापस आए हैं जो प्रवासी, उनके लिए हेल्प करें कि उनको काम दिया जाए और क्या कहते हैं, देखा जाए कि कोई भूखा ना मर पाए, क्या कहते हैं, सबको खाने की प्रोवाइड किया जाए और क्या कहते हैं, सबको काम प्रोवाइड हो मनरेगा से। तो ऐसा काम आपको देखना चाहिए। इन रिसोर्सेज को यूज़ करें तो क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव यूज़ होगा, ना कि इनको खोल के रिलीजियस प्लेसेस को मास गैदरिंग करें जिससे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ें। आइडेंटिफाई एरियाज़ एंड डिसाइड द कोर्स ऑफ फर्दर अनलॉक फेजेस। देखना चाहिए कि और एरियाज़ को देखना चाहिए कि जहाँ पे इन अनलॉक फेजेस में खोला जा सकता है। क्रॉसिंग द लाइन, दिल्ली शुड नॉट हाइड फेलियर्स बाय लिमिटिंग हेल्थ केयर एक्सेस टू जस्ट रेजिडेंट्स। इस एडिटोरियल में दूसरे बताया गया है कि दिल्ली को क्या कहते हैं, अपने फेलियर को नहीं छुपाना चाहिए। अपने हेल्थ केयर एक्सेस को सिर्फ अपने रेजिडेंट को देने की ज़रूरत नहीं है, सबको देना चाहिए। इसमें ये बताया गया है। जैसे आपने देखा होगा कल के न्यूज़ में कि लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर जो है अनिल बैजल, उन्होंने कहा कि कहते हैं, राइट टू हेल्थ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो राइट टू हेल्थ है वो राइट टू लाइफ के अंदर आता है, जो कि आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, तो उसके अंदर आता है। तो उसमें सबको हेल्थ प्रोवाइड करने की बात की गई है, ना कि अपने सिर्फ रेजिडेंट को। इसमें यह भी कहा गया कि आफ्टर द एलजीज इंटरवेंशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद जो उन्होंने बात की, उसके बाद चीफ मिनिस्टर और उसके डिप्टी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसके कारण और ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे, लगभग 5.5 लाख हो जाएंगे जुलाई एंड तक दिल्ली में। उसके लिए हमें 80,000 बेड बनाने की काम करना होगा। 1000 क्रॉस दोज बॉर्डर्स फॉर वर्क एंड अदर नीड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर। इसमें यह भी कहा गया है कि लोग बॉर्डर क्यों क्रॉस करते हैं, जब उन्हें क्या कहते हैं, काम की ज़रूरत होती है या हेल्थ केयर की, हेल्थ फैसिलिटीज़ की, या कोई बीमार है, तो इसलिए ही बॉर्डर लोग स्टेट टू स्टेट, अदर स्टेट जाते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि द आप गवर्नमेंट अक्यूज प्राइवेट लैब्स ऑफ फ्लोटरिंग ICMR गाइडलाइंस एंड डिस्करेज टेस्टिंग ऑफ एसिम्प्टोमेटिक। और इसमें यह भी कहा गया कि वही कि आप गवर्नमेंट ने प्राइवेट जो लैब है उनको वो क्या कहते हैं, ICMR गाइडलाइंस के उस पर नहीं चलेंगे, वो गलत रिज़ल्ट दे रही हैं और गलत कर रही हैं। और क्या कहते हैं, डिस्करेज किया कि जो क्या कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक पीपल हैं जिनमें इन्फेक्शन नहीं आ रहा है, उनमें टेस्टिंग क्या कहते हैं कैसे हो पाएगी, उनमें कैसे पता चल पाएगा कि वो इन्फेक्टेड हैं कि नहीं। तो क्या कहते हैं, इसमें यही बात की गई है। दिल्ली टेस्टिंग मोर देन द नेशनल एवरेज फॉर 1 पर मिलियन पॉपुलेशन। क्या कहते हैं, इसमें नेशनल एवरेज से ज़्यादा पर मिलियन क्या कहते हैं ये टेस्टिंग कर रहा है दिल्ली, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 30 टाइम्स द नेशनल फिगर, जो नेशनल फिगर से लगभग 30 टाइम्स ज़्यादा है। दिल्ली नीड्स टू गेट्स इट एक्ट टुगेदर। दिल्ली को एक साथ आने की और काम करने की ज़रूरत है इसमें। अब इस एडिटोरियल में बताया गया है बीइंग वोकल ऑन द राइट लोकल। इसमें बताया गया है कि इंडिया हैज़ द कैपेसिटी टू रीफोकस ऑन द राइट चॉइस, इट ओनली हैज़ टू एग्री ऑन द विजन।
कि इंडिया के पास कैपेसिटी है राइट चॉइस, राइट डायरेक्शन में काम करने की, और क्या कहते हैं अच्छे तरह से अपने विज़न को देखने की और उसकी तरफ बढ़ने की, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि 12 मई को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अब हमें वोकल होना पड़ेगा अपने लोकल के लिए, अब हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। The way in which we as citizens and professionals interpret the local will have far-reaching effects on the country's landscape and prosperity. इस एडिटोरियल को आप पढ़ सकते हैं। इसमें वही बताया गया है कि हम कैसे आत्मनिर्भर हो पाएंगे, और कई एग्जाम्पल के साथ बताया गया है कि कहते हैं कहाँ पे हम कहते हैं अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे और लोगों को जॉब मिल पाए, और कहते हैं जो लोग कहते हैं शहर छोड़ के गांव गए हैं तो गांव में भी उनके जो वर्क हैं उनको भी बढ़ावा दें, जिससे उन्हें वहाँ पे भी दिक्कतें ना हो और वहाँ भी उनको काम मिल सके और वो लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो इस एडिटोरियल में यही बात की गई है, आप पढ़ सकते हैं इस एडिटोरियल को। सो थैंक यू फॉर द टुडे, थैंक यू वेरी मच।